अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। 1993 में बम धमाके के बाद बाला साहेब ठाकरे के बयान ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नया नाम दिया, एक ऐसा नाम जो मुंबई की धरती से निकलकर संसद की चौखट तक पहुंचा। मुंबई का सुपारी किंग, जिसने दाऊद के लिए उसके सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया, लेकिन आखिर में वो खुद ही दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो डॉन जिसने सत्ता, सियासत और कानून को अपनी ढाल बनाया और आज भी मुंबई की जेल में जिंदा है। एक वक्त में उसने दाऊद से मुकाबला करने के लिए 600 शूटरों की फौज तैयार की थी। उसने अपने घर के नीचे खुफिया सुरंगें बनवाई थीं और बहुत जल्द वो मुंबई की सड़कों पर खुलेआम घूमने वाला है। मुंबई अंडरवर्ल्ड का बाप अरुण गवली। चुकीला माफी नाही। 70 और 80 का दौर मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए बदलाव का दौर था। मुंबई के असली डॉन अपनी कुर्सी छोड़ रहे थे और दाऊद जैसे नए खिलाड़ी उभर रहे थे। ये वो दौर था जब मुंबई कॉटन मिलों का हब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये शहर बदल गया। मिलें बंद हो गईं और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इन्हीं मजदूरों में से एक था अरुण गुलाब गवली, जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम करता था। यहाँ उसकी मुलाकात सदा पावले, रामा नाइक और बाबू रेशिम से हुई, जिन्होंने उसे अपराध की दुनिया से परिचित कराया। लेकिन गवली को जल्द ही समझ आ गया कि इस धंधे में बाहुबल कितना जरूरी है। उस समय मुंबई में हो रहे पलायन की वजह से मूल महाराष्ट्रियों को नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से लोग काफी नाराज थे। गवली ने महाराष्ट्रियों के असंतोष और बेरोजगारी से पैदा हुए भेदभाव की भावना का फायदा उठाया और उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लिया। बाबू रेशिम, रामा नाइक और अरुण गवली की गैंग ने मिलकर अपनी गैंग का नाम रखा BRA गैंग। नए नाम और नए गिरोह की मदद से गवली ने रियल एस्टेट के कारोबार के जरिए खुद को अमीर और ताकतवर बना लिया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार घुसने के बाद आप कीचड़ में फंस जाते हैं। अरुण गवली के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने लोकल गैंग भाई खल्ला कंपनी के लीडर को एक भयानक मौत दी, जिसके बाद हर कोई उससे डरने लगा और वो भाई खल्ला का नया गुंडा बन चुका था। लेकिन इस जुर्म के लिए उसे और उसके साथियों को 2 साल की सजा हुई थी। जेल में गवली की मुलाकात दाऊद के दाहिने हाथ बड़ा राजन से हुई और यहीं से उसकी एंट्री हुई मुंबई अंडरवर्ल्ड में, दाऊद की दुनिया में। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसे एक आम मिल का मजदूर अरुण गवली आगे चल के मुंबई अंडरवर्ल्ड का डैडी बन गया। 12 सितंबर 1992 रात के करीब 4:45 पर इंस्पेक्टर KG ठाकुर अपने 4 कांस्टेबलों के साथ मुंबई के JJ अस्पताल में घुसे 2 हत्यारों पर नजर रख रहे थे। उन्हें हल्की नींद आने लगी थी। अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। उनकी आंखों के सामने 6 बंदूकधारी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, पिस्तौल, रिवॉल्वर, यहाँ तक कि पहली बार AK-47 का इस्तेमाल भी हो रहा था। मुंबई में ऐसा हमला पहली बार देखने को मिला था और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद अरुण गवली से बदला लेना चाहता था। दरअसल जेल में बड़ा राजन से मिलने के बाद गवली जल्द ही दाऊद के गैंग का अहम हिस्सा बन गया। 80 के दशक के शुरुआत में गवली ने दाऊद के लिए कई सारी सुपारी किलिंग की और उसके सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। माना जाता है कि गवली ने कॉन्ट्रैक्ट लेके इतनी हत्याएं की थी कि लोग उसे सुपारी किंग बुलाया करते थे। लेकिन 80 के दशक के आखिर में दाऊद खुद को बॉस समझने लगा और दुबई शिफ्ट होने लगा। इस वजह से दाऊद और गवली के गैंग के बीच प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। दोनों अलग हो गए और एक भयानक गैंगवार शुरू हो गई। एक एक करके दाऊद ने गवली पर इतने खतरनाक तरीके से हमला किया कि गवली का गैंग लगभग खत्म हो गया। BRA गैंग से बाबू रेशम और राम नायक दोनों की मौत हो गई। गवली के सबसे बड़े सलाहकार अशोक जोशी को भी दाऊद ने मार डाला। लेकिन गवली ने दाऊद को कमजोर करने की कोशिशें बंद नहीं की। मुंबई की सड़कों पर खून बहता रहा। अब गवली बिल्कुल अकेला रह गया था। माना जाता है कि एक समय में गवली के पास करीब 600 शूटर थे, लेकिन जहां खुद गवली दगड़ी चाल के गेट के पीछे छिपता था, वहीं उसका भाई किशोर उर्फ पापा गवली खुलेआम घूमता था और जल्द ही उस पर भी हमला हुआ। भाई की मौत के बाद गवली शांत हो गया और अगले 2 सालों तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक भयानक सन्नाटा छाया रहा, जो आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रहा था। और ऐसा ही हुआ। अरुण गवली का राज दगड़ी चौल से शुरू हुआ। हर दिन उसके घर के बाहर एक सभा लगती थी जिसमें लोग अपनी समस्याएं उससे साझा करते थे और वह राजा की तरह अपने फैसले सुनाता था। इसी बीच गवली को जुबैदा मुजावर नाम की लड़की से प्यार हो गया।
जुबैदा गवली के राज की प्रतीक बन गई, जिसने उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। गवली की छवि को बनाए रखने के लिए उसने उससे शादी कर ली और उसने अपना धर्म बदलकर अपना नाम आशा गवली रख लिया, जो गवली की सबसे बड़ी सलाहकार बन गई। गवली ने दगड़ी चौल और आसपास के इलाकों के लड़कों को काम पर रखना शुरू कर दिया। उसने चौल में गणपति और दुर्गा पूजा जैसे उत्सव आयोजित किए और दगड़ी चौल के लोगों के लिए अरुण गवली एक रॉबिन हुड बन गया, जिसे लोग प्यार से डैडी कहने लगे। आमची मुल्ले यानी हमारे बच्चे का टाइटल देकर शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने गवली को फेमस कर दिया। उसे लगने लगा था कि शिवसेना की सरकार बनने से और उसके सपोर्ट से उसे कोई भी छू नहीं सकता, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। 1994 में आशा गवली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दाऊद ने मुंबई पुलिस को रिश्वत दी है और वह गवली को फर्जी केस में फंसाकर उसका एनकाउंटर करने की योजना बना रहा है। गवली को उम्मीद थी कि इस मामले में उसे शिवसेना का समर्थन मिलेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को आमची मुल्ले कहा जाता था उसके साथ अब अजनबी जैसा व्यवहार किया जा रहा था। उसे पता चला कि उसे अमरावती जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां वह दाऊद का आसान निशाना था। इससे भी खतरनाक बात यह थी कि यह आदेश शिवसेना के खास एजेंट जयंत जाधव ने दिया था। गवली का गुस्सा सारी हदें पार कर चुका था। उसने जयंत जाधव की हत्या करवा दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई सत्ताधारी पार्टी से इस तरह पंगा ले सकता है, लेकिन गवली को अब समझ आ गया था कि उसे खुद को बचाना है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका था राजनीति। अगली जमानत मिलते ही उसने भूतपूर्व शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ अपनी पार्टी बनाई और अखिल भारतीय सेना बनाई। गवली ने शिवसेना के इलाकों में भी यही तरीके अपनाए और उन्हें टक्कर दी, कुछ चालाकी से, कुछ लालच से, कुछ धमकियों से। गवली धीरे धीरे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहा था, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था। दरअसल गवली ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसे एक हाई प्रोफाइल ऑर्डर मिला था, लेकिन अब मुंबई पुलिस का धैर्य खत्म हो चुका था और वो गवली के किले में पूरी तरह से घुस गए। चौल के कई घरों में गुप्त सुरंगें बनाई गई थीं, जहां से गवली भाग सकता था। घरों में गुप्त डिब्बे बनाए गए थे जहां वो छिप सकता था, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। ये गिरफ्तारी गवली के लिए सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि ये वो समय था जब मुंबई पुलिस अपने पहले गोली मारो बाद में पूछो वाले फॉर्म में थी। अगले दिन एनकाउंटर में गैंगस्टर मारे जा रहे थे। पुलिस ने गवली के कई दोस्तों को मार डाला था और अब गवली चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। क्या दाऊद या अमर नाइक उसे जेल में मार सकते थे? और अगर वो जेल से बाहर रहता तो पुलिस उसे मार देती। मैं सिर्फ इसलिए जेल में हूँ क्योंकि मुझे पुलिस से डर लगता है। 1993 से लेकर 2003 तक मुंबई पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 60 से ज्यादा अपराधियों में से करीब 90 गवली के गैंग के थे। जिस तेजी से उसका राज बना था उसी तेजी से टूट भी रहा था। दगड़ी चाल की छापेमारी के बाद मुंबई पुलिस पूरी ताकत से गवली के गैंग का सफाया करने में जुटी थी। दूसरी तरफ गवली ने अपने लिए नया रास्ता खोज लिया था, वकालत। अरुण गवली और आशा गवली ने वकीलों की फौज खड़ी कर ली थी। आशा गवली ने गवली को जिंदा रखना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। वह ही थी जो गवली के राजनीतिक करियर को बनाने और गवली को जेल से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। वह खुद नगर निगमों के चुनावों में शामिल थी, महिला विंग चला रही थी और इन सब के पीछे एकमात्र कारण गवली की सुरक्षा थी। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी गवली को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता था, जो कि कैदियों के लिए एक नियमित प्रक्रिया है, तो आशा खुद पुलिस वैन के पीछे पीछे जाती थी ताकि कोई गवली के एनकाउंटर को फर्जी न बना सके। गवली का राजनीतिक करियर आशा की वजह से ही संभव हुआ और शायद इसीलिए वह आज भी जिंदा है। 28 अगस्त 2012 को उस कोर्ट की सुनवाई में अरुण गवली के 40 साल के आपराधिक करियर का फैसला होने वाला था। उसके खिलाफ 40 केसेस दर्ज थे, लेकिन सभी में वो बच गया सिवाय एक के। एक शिवसेना एमएलए की हत्या कराने के जुल्म में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज दगड़ी चोल शांत है, रीडेवलपमेंट की राह पर है। अरुण की बेटी गीता गवली आज उसकी पार्टी को संभाल रही है और दगड़ी चोल का ख्याल रख रही है, लेकिन जल्द ही डैडी अपने घर लौट रहा है। 24 अप्रैल को नागपुर कोर्ट की सुनवाई में कानूनी खामी के कारण और अरुण गवली की 59 साल की उम्र को देखते हुए उन्हें समय से पहले रिहा किया जा रहा है। यह फैसला कितना सही है, यह अभी भी बहस का विषय है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अरुण गवली को अपने डैडी के रूप में देखते हैं। लेकिन मुंबई का इतिहास आज भी गवाह है उस खूंखार डॉन की कहानी का, जिसे एक समय पर सुपारी किंग कहा जाता था। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अब तक मुंबई मिर्ची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही एक सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में।